हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? फाइन। आज हम लोग पढ़ेंगे एसी थ्रू एलसीआर सीरीज सर्किट। एलसीआर इंडक्टेंस, कैपेसिटर है, रेसिस्टर है, तीनों सीरीज में लगे हुए हैं एसी के अक्रॉस। देन अपन फेज रिलेशन वगैरह देखेंगे, है ना, और इम्पीडेंस वगैरह की अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने देख लिया है कि व्हेन यूर एसी इज अप्लाइड थ्रू प्योर रेसिस्टर देन वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज। कैपेसिटर के केस में वोल्टेज लेग्स बिहाइंड द करंट बाय फेज एंगल ऑफ π/2 एंड इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड्स द करंट बाय फेज एंगल ऑफ π/2। ठीक है, यहाँ उसी तरह एसी अपन ने अप्लाई किया V = V0 sin ωt। तो एनालिटिकल मेथड जैसा कि अपन तीनों के इंडिविजुअली देख चुके हैं, है ना, वैसा नहीं करके विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम अपन डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम अपन एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एनालिटिकल मेथड भी दिया हुआ है बुक में, बट इन एग्जाम फेजर डायग्राम के हेल्प से आएगा कि इन सीरीज एलसीआर, ये सीरीज एलसीआर सर्किट है, पैरेलल भी होता है, बट अपने सिलेबस में सीरीज एलसीआर सर्किट पढ़ना है। यानी एल सी एंड आर व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड। ठीक है, तो उस केस में क्या सिचुएशन होगा, है ना। तो विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम अपने को ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम, फेजर, माइंड इट, विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम। एनालिटिकल मेथड भी है, वो भी बुक में दी हुई है वैसे, बट दिस वन इज इम्पॉर्टेंट। फेजर डायग्राम के हेल्प से कैसे अपन रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम। तो अपन ने देखा है कि ऐसा कुछ डायग्राम बनाया था अपन ने, VRM, M लिखना यहाँ जरूरी है ना। वोल्टेज अक्रॉस R व्हेन AC वाज अप्लाइड अक्रॉस प्योर रेसिस्टर देन वोल्टेज इज गिवन बाय दिस। और फेजर है तो मैक्सिमम वैल्यू देना होगा, तो M इसलिए अपन ने लगाया, मैक्सिमम वैल्यू, है ना। और अपन देखेंगे बुक में तो M नहीं लगाते हैं, बट अपने NCERT बुक में ये सही है, क्योंकि व्हाट आर फेजर्स? फेजर्स आर रोटेटिंग वेक्टर्स representing the amplitude, maximum value, peak value of voltage or current. So that's why VRM. I भी इसी डायरेक्शन में होगा, I भी M होगा, मैक्सिमम करंट है। ठीक है, देन ये था अपना VL, तो इसको लिखेंगे VLM, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का मैक्सिमम वैल्यू। देखा था कि इंडक्टर के केस में जो वोल्टेज है वो करंट से लीड करता है बाय फेज एंगल ऑफ π/2। कैपेसिटर के केस में हो जाएगा, कैपेसिटर का यदि केस देखें तो दिस मच, ऐसा कुछ, है ना। और इसको थोड़ा अपन छोटा बना सकते थे। कैपेसिटर के केस में वोल्टेज लेग बिहाइंड करता है, ये बना लिया अपन। लेट इट इज VC, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का मैक्सिमम वैल्यू है। कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होता था जब AC अप्लाई करते थे, तो वोल्टेज लेग बिहाइंड करता था करंट से बाय फेज एंगल ऑफ π/2। तो ये जो फेज डिफरेंस है ये हो गया 90, 90, 180। VLM एंड VCM, इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस जो फेज डिफरेंस है 90 + 90, 180 हो गया अपोजिट एंगल में। ठीक है, तो इंडक्टर आ गया, कैपेसिटर आ गया और रेसिस्टर। फेजर डायग्राम के द्वारा तीनों को अपन ने रिप्रेजेंट किया। ये वैसा केस है जिसमें हमने बताया कि VL इज ग्रेटर देन VC, है ना। वैसे अपने बुक में जो डिस्कशन है NCERT में, उसने VL को स्मॉलर माना है और VC को ग्रेटर माना है। ठीक है, तो एक ही बात है ना। नाउ अपने को चूँकि ये दोनों अपोजिट वेक्टर्स हैं, सो दिस इसमें माइनस हो जाएगा,
मान लें कि इतना आया दिस मच, है ना, और इसको कुछ नाम दे दें, मान लो ये ओ है, ठीक है, दिस वन इज ए मान लिया अपन, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ओ ए, ये होगा वी एल एम माइनस ऑफ वी सी एम। ये जो है वी एल एम इस डायरेक्शन में है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, वी एस एम अपोजिट डायरेक्शन में, वी सी एम कम है। तो इस डायरेक्शन में यदि इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो इतना इसमें माइनस हो गया, मान लो दिस वन माइनस हो गया तो रफली इतना बचा, दैट इज ओ ए रिप्रेजेंट्स वी एल एम माइनस वी सी एम। तो 3 की जगह अपने को 2 वेक्टर हो गया। वैसे वोल्टेज वेक्टर नहीं है, बट फेजर में इसको अपन वेक्टर मानते हैं, रोटेटिंग वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। क्लियर? नाउ ये 2 तो इसके लिए सिंगल आ गया अपने को, वी एल एम वी सी एम अपोजिट फेज में, तो दिस लिख दिया अपन ने वी एल एम माइनस वी सी एम। अब ये है एक वी आर एम, तो रिजल्टेंट जो है कुछ इसके बीच में होगा, है ना। तो इसके लिए अपन बना लेते हैं ये एक पैरेललोग्राम बना के, जैसे वेक्टर को डिस्कस करते थे अपन, लाइक दैट, ठीक है। तो ये अपने को रिप्रेजेंट कर रहा है व्हाट, वी आर एम, और फिर इसको यहाँ से मिला दिया अपन, है ना। नाम कुछ भी दे सकते हैं, मान लो इसका नाम बी दे दिया, है ना। दिस वन इज सी और डी। क्लियर? अब ये जो पार्ट है ओ ए बराबर है दिस मच की, दैट इज वी एल एम माइनस वी सी एम की, ठीक है। एंड दिस इज वी आर एम, ये भी क्या है, ये भी वी आर एम है, ये डायरेक्शन होगा, और इसका ये डायरेक्शन था तो इसका भी ये डायरेक्शन होगा। क्लियर? अब अपने पास 2 वेक्टर है, वी एल एम माइनस वी सी एम एक, दूसरा क्या है वी आर एम। इसका रिजल्टेंट कुछ इसके बीच में होगा, मान लें ये इसका रिजल्टेंट है दिस वन, दिस, और इसको अपन मान लेते हैं दिस इज पिक वैल्यू वी एम, ये पिक वैल्यू है वी एम, है ना। समझ में आ रहा है? ये फेजर डायग्राम से रिप्रेजेंट किया, वी एल एम माइनस वी सी एम दिस और वी आर एम दिस है, तो रिजल्टेंट जो होगा, चूँकि ये एल सी आर सीरीज सर्किट अपन डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, रेसिस्टर भी है, तो इसका और इसका रिजल्टेंट होगा कुछ इस डायरेक्शन में। अब मान लिया ये रिजल्टेंट है एंड दिस रिप्रेजेंट्स वी, तो वी एम लिखा, चूँकि मैक्सिमम वैल्यू, ये भी मैक्सिमम है वी आर एम, ये भी मैक्सिमम है वी एल एम माइनस वी सी एम, तो ये रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ठीक है। और मान लिया कि ये इससे एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज फाई, दैट इज फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, है ना। तो अब ट्रायंगल ओ बी डी में, इन ट्रायंगल ओ बी डी, इस ट्रायंगल में क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ओ बी डी में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, दैट इज वी एम स्क्वायर, या एक स्टेप ज़्यादा लिखा है तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर दिस ओ डी स्क्वायर प्लस दिस वन बी डी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। क्लियर? दिस ओ बी स्क्वायर hypotenuse base square, that is OD square plus BD square. And what is OD? OD का वैल्यू कितना है, VRM. And what is OB? in fact OB ये है वोल्टेज, पिक वोल्टेज, तो इसको लिखेंगे VM, रिजल्टेंट पिक वैल्यू ये होगा, स्क्वायर इज इक्वल टू OD इज VRM, तो VRM का होल स्क्वायर प्लस BD इज इक्वल टू OA, BD किसके बराबर है, OA के बराबर है। एंड व्हाट इज OA? VLM माइनस VCM, तो ये है VLM माइनस ऑफ VCM का होल स्क्वायर।
क्लियर? तो ये रिजल्टेंट जो है Vm स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। है समझ में? अब व्हाट इज Vm? AC सर्किट में V इज इक्वल टू IR होता है, बट AC सर्किट में R की जगह Z लिखेंगे। तो ये मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम होगा IM इंटू Z। Z क्या है? इट इज इम्पीडेंस। Z इज कॉल्ड इम्पीडेंस। तो I इंटू R, एक्चुअली ये R नहीं है, ये क्या है? इम्पीडेंस। AC सर्किट हो या LCR है तो पोजीशन बाय इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेसिस्टेंस। तो ये एक्चुअली दिस टर्म Z जो है ये कहलाता है इम्पीडेंस, है ना? इम्पीडेंस पूछा भी जाता है, व्हाट इज इम्पीडेंस? इम्पीडेंस इज द टोटल अपोजिशन। व्हाट इज इम्पीडेंस? इट इज द टोटल अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ AC इन LCR सीरीज सर्किट। अगर LCR सीरीज सर्किट है तो उसमें जो टोटल अपोजिशन होगा रेसिस्टर के द्वारा होगा, है ना? एक्चुअली वो रियल पार्ट होता है और रिएक्टेंस इमेजिनरी पार्ट होता है ना? तो Z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ सिंपली ऐसा समझो कि व्हाट इज इम्पीडेंस? इट इज़ द टोटल अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ AC इन LCR सीरीज सर्किट। और इम्पीडेंस के लिए अपने को एक्सप्रेशन निकालना है, यहाँ पर देखेंगे, है ना? तो इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में ऐसा आता है, विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम इन LCR सीरीज सर्किट फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस, हैंस ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम करंट, लाइक दैट। ठीक है? तो इम्पीडेंस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेशन निकालें। क्या किया? विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम पर निकाल रहे हैं। Vm स्क्वायर इक्वल टू दिस, Vm का वैल्यू रखा I इंटू आर, ठीक है? Im इंटू Z। Vrm क्या होगा? I इंटू आर, I दैट इज मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट Im इंटू आर का होल स्क्वायर, प्लस ये VLm, VLm क्या होगा? Im, मैक्सिमम करंट इंडक्टर है तो ये जो अपोजिशन देता है रिएक्टेंस इसका XL होगा का, सॉरी XL, ठीक है? ये हो गया VLm, है ना? माइनस ऑफ VCm, VCm उसी तरह होगा IM इंटू क्या C है, ये XC, ये L है एक्चुअली, XL, और ये क्या है? XC, I इंटू रिएक्टेंस का होल स्क्वायर। क्लियर? ठीक है? अब अपन इस पार्ट को हटाएं, ऊपर के हटाते हैं कुछ पोर्शन, है ना? चलिए इस पोर्शन को अपन हटा देते हैं यहाँ से, लाइक दैट। ठीक है? तो Im इंटू Z इज इक्वल टू दिस मच का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। नाउ यहाँ से अगर अपन देखें तो दिस विल इम्प्लॉय Im स्क्वायर कॉमन ले लिया, बोथ साइड्स Im स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो हो गया क्या? ये हो गया Z स्क्वायर, Z स्क्वायर इज इक्वल टू, ये Im स्क्वायर कॉमन हो गया है तो बच गया ये R स्क्वायर प्लस ये XL माइनस XC का होल स्क्वायर, XL माइनस ऑफ XC का होल स्क्वायर। ठीक है? यहाँ से अपन Z के लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं इम्पीडेंस के लिए। तो व्हाट विल बी Z? Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस इनफैक्ट प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। दिस वन इज द एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस। ये इम्पीडेंस के लिए एक्सप्रेशन है। ठीक है? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस। ठीक है? तो इम्पीडेंस के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना आता है। मैंने यहाँ और एक बात कही कि व्हेन यूर XL इज ग्रेटर देन XC और VL इज ग्रेटर देन VC, अगर VC ग्रेटर देन VL होगा तो फिर ग्राफ नीचे आ जाएगा, दिस
दिस पार्ट में आ जाएगा VCM माइनस VLM दिस, तो रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में मिलता है ना। तो दैट इज इमटेरियल। अपने टेक्स्ट बुक में NCERT में एक्चुअली यही किया गया है ना। तो दोनों ही बातें सेम है। अदरवाइज अगर मेंशन नहीं हो तो अपन ये अप्रोच कर सकते हैं, इसको ग्रेटर मान सकते हैं। अगर मेंशन है कि VCM इज ग्रेटर देन VLM तो अपने को ये वाला ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर दिस। अब tan phi क्या होगा यहाँ पे, अगर अपन फेज डिफरेंस की बात करें तो tan phi इज इक्वल टू इस ट्रायंगल से OBD से P बाई बी दैट इज BD बाई OD, ये होगा BD अपॉन OD। एंड व्हाट इज BD, VLM माइनस VCM है और ये VRM है ना। तो इसका अपन वैल्यू रखेंगे माइनस और नीचे VRM। अब स्पेस थोड़ा बनाना पड़ेगा अपने को, होप कि समझ में आया होगा। चलिए तो ये अपन स्पेस थोड़ा बना लें। नो दिस पार्ट भी अपने को लिखना पड़ेगा, चलिए थोड़ा लिख लेते हैं पहले। नाउ दिस मच, ये है tan ऑफ phi, यहाँ से फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट के लिए ये एक्सप्रेशन है tan phi इक्वल टू दिस मच। और इसको लिख सकते हैं अपन tan ऑफ phi इज इक्वल टू BD। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BD, वैल्यू ऑफ OA VLM माइनस VCM, तो ये हो गया VLM माइनस VCM होल डिवाइडेड बाय OD, OD इज VRM, तो ये हो गया VRM वोल्टेज का पीक वैल्यू अक्रॉस रेसिस्टर। अब यहाँ से अपन देखेंगे इसका अगर वैल्यू रख दें, व्हाट इज VLM, IM I इंटू R, IM इंटू XL, IM इंटू XL, और उसी तरह ये हो जाएगा IM इंटू XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो ये होगा XC अपॉन IM इंटू R, तो ये हो गया R। दिस वन दैट इज tan ऑफ phi इज इक्वल टू दिस मच। tan ऑफ phi के लिए जो एक्सप्रेशन आया वो दिस मच आया, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। tan ऑफ phi के लिए दिस मच एक्सप्रेशन। फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट XL माइनस XC अपॉन R और VLM माइनस VCM अपॉन VRM और XL माइनस XC अपॉन R। व्हाट इज XL माइनस XC, नेट रिएक्टेंस, ये रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये रेसिस्टेंस, ठीक है। तो दिस इज tan phi फेज डिफरेंस, ये है रेशियो ऑफ net reactance, XL minus XC is called net reactance upon resistance, tan phi equal to XL minus XC upon R, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने ये देखा फेज डिफरेंस। एक्चुअली यहाँ क्या है, अगर phi पॉजिटिव होगा, phi यदि पॉजिटिव है जैसे इस केस में दिख रहा है, देन वोल्टेज विल लीड द करंट। अगर phi निगेटिव हो गया तो वोल्टेज विल लेग बिहाइंड द करंट। पॉजिटिव होगा तो प्लस हो रहा है वोल्टेज, है ना, फेज एंगल प्लस हो रहा है तो वोल्टेज लीड करेगा, और निगेटिव हो रहा है तो वोल्टेज लेग बिहाइंड करेगा, ठीक है। यहाँ से अपन cos phi भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये जो पार्ट है OBD ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको अपन रीड्रॉ करते हैं यहाँ पर केवल उस पोर्शन को। ये जो पार्ट है अपना OBD, है ना, OBD ट्रायंगल कैसा था, दिस मच, ये बना लिया अपन, ये ट्रायंगल था, ये था O और ये B, ये D, कुछ भी हो, है ना। तो ये एंगल अपन ने माना था phi, फेज डिफरेंस, और दिस वैल्यू VRM था अक्रॉस दिस OD के VRM यानी IM इंटू R, तो यहाँ रेसिस्टेंस हो गया ये R, और ये वाला भाग था XL माइनस XC, और ये वाला पार्ट हो जाएगा Z। व्हाट इज Z एक्चुअली, रूट ओवर
आर स्क्वायर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस रूट ओवर आर स्क्वायर, और इसको कर दें, ठीक है, आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इम्पीडेंस है, दिस वन इज रेसिस्टेंस, ये एक्सएल माइनस एक्स सी नेट रिएक्टेंस, दिस इज द फेज डिफरेंस, और एज दिस एंगल जो है, ये एंगल कितना है 90 है, राइट एंगल था, है ना, तो इसके सामने की साइड जो है वो हो गई हाइपोटेन्यूज, यस, तो उसके सामने की साइड हो गई हाइपोटेन्यूज, है ना, तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू दिस मच, है ना, तो दिस इज कॉल्ड इम्पीडेंस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बना वो कहलाता है इम्पीडेंस ट्रायंगल, बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पीडेंस ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड इम्पीडेंस ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ रेसिस्टेंस है, रिएक्टेंस है और इम्पीडेंस भी यहाँ से मिल रहा है अपने को, है ना, जेड इज कॉल्ड इम्पीडेंस, दैट इज द टोटल अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय एसी इन एलसीआर सीरीज सर्किट, ठीक है। अगर मान लो एलआर सर्किट है, रेसिस्टर है और इंडक्टर है, तो उसमें अपन एक्सी को 0 रख देंगे, ठीक है। अगर आरसी सर्किट है, रेसिस्टर है और कैपेसिटर है, तो अपन वहाँ सी क्या करेंगे, एल को 0 रख देंगे, सेम फार्मूला कैन बी यूज्ड, है ना, सो दैट्स व्हाई द नेम इज इम्पीडेंस ट्रायंगल। यहाँ से अपन cos फाई भी निकाल सकते हैं, cos ऑफ फाई, cos फाई इक्वल टू हो जाएगा बी बाई एच, दैट इज आर बाई जेड, और ये कहलाता है पावर फैक्टर, cos फाई इक्वल टू आर बाई जेड बी बाई एच, दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर, है ना। तो tan फाई इक्वल टू दिस मच देखा अपन ने, इफ यहाँ से कुछ रिजल्ट अपन देख सकते हैं, इफ एक्सएल माइनस एक्सी इज ग्रेटर देन 0, यदि एक्सएल माइनस एक्सी ग्रेटर देन 0 हो, 0 हो तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो tan फाई पॉजिटिव होगा, मतलब फाई पॉजिटिव होगा, मीन्स उस केस में वोल्टेज लीड करेगा करंट से, वोल्टेज विल लीड द करंट, क्योंकि फाई अपन ने बनाया था ना अभी जो रब किया, वोल्टेज करंट से लीड कर रहा है बाय फेज एंगल ऑफ फाई, फाई यदि पॉजिटिव है तो लीड कर रहा है वोल्टेज। यहाँ देखें, इफ एक्सएल माइनस एक्सी इज ग्रेटर देन 0 मीन्स एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, उस केस में क्या होगा, इंडक्टेंस डोमिनेंट सर्किट होगा, एक्सएल बड़ा है एक्सी से, यानी एल का नेचर डोमिनेट करेगा सी पर, यानी सर्किट विल बी कॉल्ड इंडक्टेंस डोमिनेंट सर्किट। और इंडक्टर में क्या था, प्योर इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता था ऑफ कोर्स बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2, बट यहाँ पाई बाई 2 तो नहीं होगा, लेकिन वोल्टेज विल लीड बाय सर्टेन एंगल, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन अदर वैल्यूज। इफ एक्सएल माइनस एक्सी इज लेस देन 0, इफ एक्सएल माइनस एक्सी इज लेस देन 0 मीन्स एक्सएल इज लेस देन एक्सी, मतलब एक्सी ग्रेटर हो गया, तो ये कहलाएगा कैपेसिटेंस डोमिनेंट सर्किट। और इस केस में कैपेसिटर में क्या होता था, वोल्टेज लेग बिहाइंड करता था पाई बाई 2 से, बट यहाँ पाई बाई 2 से नहीं करेगा, बट इनफैक्ट वोल्टेज विल लीड, सॉरी वोल्टेज विल लेग बिहाइंड द करंट, कैपेसिटर में वोल्टेज लेग बिहाइंड करेगा। फाई क्या आएगा इस डायग्राम में जो बनाया था अपन ने अभी, फाई निगेटिव आ जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी लेस देन 0 निगेटिव आएगा, यानी वोल्टेज लेग बिहाइंड करेगा करंट से, जो कैपेसिटिव सर्किट में होता था, यानी कैपेसिटेंस डोमिनेंट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। व्हेन एवर एक्सएल माइनस एक्सी इज 0, जब 0 हो जाए एक्सएल माइनस एक्सी, चलिए इस पार्ट को अपन हटा दें, है ना। अपन ने डिफरेंट केस देखा अभी, क्या देखा, व्हेन एवर एक्सएल माइनस एक्सी इज ग्रेटर देन 0, दैट इज एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी,
तो डोमिनेशन किसका होगा, कौन डोमिनेट करेगा, इंडक्टर। इंडक्टर में क्या होता था, वोल्टेज लीड करेगा, तो वोल्टेज विल लीड क्योंकि 5 पॉजिटिव आएगा, है ना। इफ एक्सएल माइनस एक्सी इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो हुआ, एक्सएल माइनस एक्सी इज लेस देन जीरो, देन इट विल इम्प्लॉय एक्सएल इज लेस देन एक्सी, एक्सएल लेस देन एक्सी होगा, ठीक है, यानी एक्सी बड़ा हो गया, यानी कैपेसिटेंस डोमिनेंट सर्किट हो जाएगा, यानी वोल्टेज विल लेग बिहाइंड, क्योंकि नेगेटिव आ गया, नेगेटिव 5 का वैल्यू आएगा, यानी वोल्टेज विल लेग बिहाइंड द करंट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस, इफ एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, इफ एक्सएल माइनस एक्सी जीरो मीन्स एक्सएल इज इक्वल टू एक्स। अभी देखा ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, इज इक्वल टू जीरो हो जाए, देन एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाएगा। उस केस में फाई कितना होगा, देन इट विल एम्प्लॉय फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री, 10 फाई 0 होगा, यानी फाई 0 होगा, मीन्स कि वोल्टेज एंड करंट विल बी इन द सेम फेज, वोल्टेज और करंट सेम फेज में होगा, ठीक है। ये डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ फाई था, है ना। अब अगर पावर के लिए अपने को एक्सप्रेशन निकालना हो, ये तो फेज डिफरेंस की बात हो गई, पावर के लिए यदि अपने को एक्सप्रेशन निकालना हो, एवरेज पावर, पावर एवरेज पावर ओवर 1 साइकिल, वोल्टेज इनटू करंट, वोल्टेज कितना है, वोल्टेज मान लो अपन यहाँ करंट मान लेते हैं, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, करंट मान लिया, तो वोल्टेज अपने जो डायग्राम अभी अपन ने बनाया उसमें वोल्टेज लीड कर रहा है फाई, तो इसके लिए एक्सप्रेशन ले लिया इन जनरल, V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। फाई का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव होगा तो वोल्टेज लीड करेगा, नेगेटिव होगा तो लेग बिहाइंड करेगा। अब यहाँ से एवरेज पावर निकालना है, V0 I0 तो कॉमन ले लिया अपन ने, ये हो गया साइन ओमेगा टी, और इसको अपन रिजॉल्व कर दो, है ना, 2 साइन ए साइन बी पे लगा सकते थे, या साइन ए प्लस बी इस पार्ट के लिए लगा दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, ये हो जाएगा इसका एवरेज, क्लियर। साइन ओमेगा टी, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, फार्मूला तो पता होगा ये, वेरी सिंपल। नाउ ये हो गया V0 I0, एवरेज ऑफ दिस, अब देखो इसके कई पार्ट हो रहे हैं यहाँ पे, साइन थीटा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाई, एक टर्म तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाई, और ये हो गया एवरेज, प्लस प्लस ये वैल्यू निकालेंगे अपन, साइन इंटू कॉस, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन फाई इंटू साइन फाई, ये हो गया, ठीक है। दिस मच का एवरेज, ये ब्रैकेट लगा दिया, समझ आ रहा है। I0 के लिए एक्सप्रेशन लिख दिया अपन ने, है ना, दिस मच। V0 मान लिया कि वोल्टेज लीड कर रहा है फेज एंगल ऑफ फाई, फाई में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, लीड कर रहा है तो पॉजिटिव और लेग बिहाइंड करेगा तो नेगेटिव, इन जनरल ले लिया 5 फेज डिफरेंस, ठीक है, यहाँ π/2 नहीं है। नाउ V0 I0, ये साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया दोनों टर्म से, साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा कॉस थीटा साइन फाई, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। नाउ इसके बाद अगर अपन देखें तो ये हो गया V0 I0, पिक वैल्यू है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ टर्म में, 2 से, तो 2 से यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, ये डिवाइड हो गया, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा,
है ना। एक स्टेप यदि ज़्यादा लिखना हो तो, है ना, इसको लिख सकते थे अपन, देखा है पहले भी, 2 sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो गया। ये एवरेज वैल्यू के अंदर है ना, ये इनसाइड द ब्रैकेट है, ये कॉस फाई है, ठीक है। और ये हो गया एवरेज वैल्यू के अंदर, एक टर्म हो गया। दूसरा टर्म 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन ए कॉस ए, क्या होता है, साइन 2 थीटा हो गया। तो ये हो गया साइन ऑफ 2 ओमेगा टी मल्टीप्लाइड विथ साइन ऑफ फाई। क्लियर, ब्रैकेट क्लोज, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा एंड 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, ठीक है। अब अपर पार्ट को थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा अपने को, तो अपर पार्ट को थोड़ा हटाते हैं अपन, दिस वन, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू एवरेज पावर, ये हो गया V0 I0 होल डिवाइडेड बाई 2। कॉस या साइन का एवरेज वैल्यू 0 होता है, अपन डिस्कस कर चुके हैं, इंटीग्रेट करके देख भी सकते हैं। फंक्शन ऑफ t का एवरेज इंटीग्रल ऑफ, है ना, 0 टू कैपिटल T 1 साइकिल में लेंगे, है ना, ft dt अपॉन टोटल टाइम t। तो देख चुके हैं अपन कि साइन और कोसाइन का जो एवरेज है ओवर 1 साइकिल इट इज 0, तो ये 0 हो गया, तो दिस टर्म 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ क्या, कॉस फाई। और ये टर्म अगर 0 हो गया तो 0 इंटू समथिंग 0, और यहाँ शायद प्लस लिखना अपन भूल गए क्या, है ना, प्लस लिखना अपन भूल गए, ठीक है। क्या था यहाँ पे टर्म था, चलिए देख लेते हैं अपन, ये क्या है, दिस नहीं आएगा, रीडू, चलिए ठीक है ना, यहीं तक आएगा। तो शायद 2 टर्म था, है ना, ये अपन ने क्या किया था, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो यहाँ पर प्लस सिंबल था, ठीक है। चलिए तो आगे अब अपने को क्या मिल गया, ये कॉस थीटा 0 साइन थीटा 0 1 इंटू कॉस फाई, तो ये कॉस फाई बच गया यहाँ पे, कॉस फाई, और यहाँ पर साइन का 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग 0, तो समथिंग प्लस 0, इतना हो गया। क्लियर, चलिए अब इस पार्ट को भी हटा देते हैं अपन, लाइक दैट, ठीक है। नाउ अब इसको अपन डिफरेंटली कास्ट कर सकते हैं, वही V0 अपॉन √2 I0 अपॉन √2, है ना, एंड कॉस ऑफ फाई, कॉस ऑफ फाई, एंड V0 बाई √2 VRMS, देख चुके हैं अपन पीक वैल्यू एंड RMS वैल्यू में रिलेशन, एंड दिस वन इज IRMS, ठीक है, कॉस ऑफ फाई, दिस इज एवरेज पावर, एवरेज पावर के लिए ये एक्सप्रेशन हो गया, एवरेज पावर इज गिवन बाय दिस, एवरेज पावर इज इक्वल टू VRMS IRMS कॉस ऑफ फाई, ये VRMS हो गया, ये IRMS हो गया, कॉस ऑफ फाई, ठीक है। यहाँ से अपन ने बोला क्यों इसको पावर फैक्टर बोलते हैं, दिस वन, कॉस फाई इज कॉल्ड, कॉस फाई इज पावर फैक्टर, दैट्स वाई द नेम पावर फैक्टर, पावर फैक्टर इसका नाम इसलिए है, समझ आया, क्यों आया, क्योंकि ये है एवरेज पावर। कॉस फाई इक्वल टू अगर निकालें तो कॉस फाई इक्वल टू एवरेज पावर अपॉन ट्रू पावर, VRMS IRMS, ये पावर है, तो दिस इज ट्रू पावर, दिस वन इज ट्रू पावर एंड दिस वन इज एवरेज पावर, है ना। तो रेशियो ऑफ एवरेज पावर टू ट्रू पावर, दो पावर का रेशियो है, तो जो पावर का रेशियो होता है वो क्या होगा, पावर फैक्टर,
इसको क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर बोलते हैं, है ना। cos phi इज कॉल्ड पावर फैक्टर, क्योंकि पावर अपॉन पावर, वाट अपॉन वाट, वाट अपॉन वाट, यस कम, वाट अपॉन वाट दैट इज पावर। तो कुछ उसका यूनिट नहीं होगा, है ना, सिंपली एक नंबर होगा। सो दिस रेशियो इज कॉल्ड पावर फैक्टर। सो cos phi इज कॉल्ड पावर फैक्टर, है ना। व्हेन एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो रहा था, उसमें अपन ने देखा था फाई जीरो, या प्योर रेसिस्टर के केस में फाई जीरो, वोल्टेज करंट सेम फेज में होता है, तो उस केस में पावर फैक्टर कितना होगा? cos phi इक्वल टू 1 होगा, यूनिटी मैक्सिमम वैल्यू होगा। चलिए आगे अपन और डिस्कशन करेंगे पावर फैक्टर के बारे में, या इक्वालिटी फैक्टर भी अपने को डिस्कस करना है, परहैप्स दैट इज द लास्ट, है ना। और थैंक यू, गुड डे।